हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एडुकेयर में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 का यूनिट 2 चल रहा है और यूनिट 2 में प्रकृतिवाद चल रहा है। प्रकृतिवाद की दूसरी वीडियो है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है शिक्षा में प्रकृतिवाद से क्या अभिप्राय है, यानी शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या मतलब है। प्रकृतिवाद जो टॉपिक है, इस टॉपिक को इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, और इससे पहले जितनी सारी वीडियो है सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 1 का। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या मतलब है। शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, अध्यापक के विषय में प्रकृतिवाद के विचार की विवेचना करना है, यानी कि अनुशासन क्या है इनके अनुसार, प्रकृतिवाद के अनुसार इनके पाठ्यक्रम क्या है, इनके अनुसार शिक्षण विधियां क्या है, ये सारे। जैसे दोस्तों हम लोग ने आदर्शवाद में पढ़ा था ना, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि क्या था, अनुशासन क्या था, अध्यापक विषय में क्या बोले थे, इस तरह से प्रकृतिवाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा में प्रकृतिवाद। पहले इस टॉपिक को समझेंगे। शिक्षा में प्रकृतिवाद का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिससे बालक अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होता रहे। यूं तो प्रकृतिवाद आंदोलन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ करने का श्रेय बेकन, कामेनियम को है, यानी बेकन ये प्रकृतिवादी है, कामेनियम प्रकृतिवादी है। इन लोगों का श्रेय जाता है शिक्षा में प्रकृतिवाद आंदोलन को मतलब कि प्रारंभ करने का, शुरू करने का। परंतु रूसो इस आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाया, यानी रूसो इनको मतलब आगे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया, उनका भी योगदान सबसे ज्यादा रहा है। स्टार्ट बेकन कामेनियम किए लेकिन रूसो उनको अंतिम सीमा तक पहुंचाए। रूसो ने एक महान ग्रंथ एमाइल एंड एजुकेशन की रचना की, जिसमें केवल प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक मानते हुए शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया घोषित किया गया तथा बताया गया कि शिक्षा अंदर का विकास है, बाहर से ठूसी हुई कोई वस्तु नहीं। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रूसो, वो उनका एक बुक है इमाइल एंड एजुकेशन। इस बुक में उन्होंने सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए तो उन्होंने किसको दिया है, प्रकृति को। प्रकृति को उन्होंने बोला है कि यही टीचर है, प्रकृति हमारी टीचर है। उन्होंने शिक्षा को बोला है कि शिक्षा अंदर का विकास है, यानी ये डेवलप होता है हमारे अंदर, बाहर से ठूसी हुई कोई वस्तु नहीं है। यह नैसर्गिक शक्तियों का विकास है, केवल बाह्य ज्ञान का अर्जन नहीं। शिक्षा को उन्होंने बोला है कि अंदर ये शक्तियों का विकास है, कोई बाहर से अर्जन किया गया ज्ञान नहीं है। अतः रूसो ने अपने काल्पनिक बालक एमिल को एक मतलब एमिल उनका खुद का बालक नहीं, काल्पनिक बालक आप समझिए। रूसो ने अपने बालक पे ही क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कृत्रिम समाज की परंपरागत शिक्षा तथा उसकी सर्वाधिक शिक्षण प्रणालियों से दूर रखते हुए केवल प्रकृति के सुंदर प्रगण में ही उसकी प्राकृतिक शिक्षा की कल्पना की व्यवस्था की, जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा कलात्मक। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, रूसो ने क्या किया कि एक बालक लिया एमिल, उस बालक को मतलब कि सारी चीजों से दूर रखा, केवल प्रकृति को गोद में छोड़ दिया। तो उसमें देखा कि जितनी भी शक्तियां हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, कलात्मक, सभी शक्तियों को विकास उसकी प्रकृति यानी प्रवृत्तियों, रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं, ठीक है, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार स्वाभाविक रूप से हो सके। यानी उन्होंने उस बालक के ऊपर इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था कि वो बच्चे के अंदर उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि, उसकी योग्यता, उसकी प्रवृत्ति, उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर शारीरिक, मानसिक, नैतिक, कलात्मक शक्तियों का विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य बालक को प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करना नहीं, प्रौढ़ जीवन के लिए उसको तैयार करना नहीं, तो मानव का विकास करना। शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपने पैर पर खड़ा हो जाए बच्चा, इसलिए पढ़ता है, इसलिए पढ़ाते हैं, या अपने जिंदगी को जी सके, अपने मतलब अपने पैर पर खड़े होकर के कुछ कर सके, तो ये वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं, शिक्षा का मतलब ये नहीं। शिक्षा का मतलब वो बताते हैं रूसो, मानव का विकास जो केवल उसी समय हो सकता है जब बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान किया हो। मतलब कहने का मतलब रूसो के अनुसार क्या है कि शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए, मानव का विकास होना चाहिए। और केवल मानव का विकास कैसे डेवलप हो सकता है शिक्षा के द्वारा, तो केवल उसी समय हो सकता है जब बालक स्वयं करके उस चीजों को सीखता हो। स्वयं करके सीखने का उसे हम अगर अवसर प्रदान करते, लर्निंग बाय डूइंग। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है, लर्निंग बाय डूइंग, ज्यादा एक्सपीरियंस अगर हम फील करके, एक्सपीरियंस ले करके सीख रहे चीजों को, तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं।
रॉस रॉस एक मतलब ये भी प्रकृतिवादी है। इनके अनुसार क्या है, प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसे शिक्षा प्रशिक्षण की उन सभी प्रणाली पर लागू किया जाता है जो स्कूलों तथा पुस्तकों पर निर्भर नहीं है। यानी इनके अनुसार ये बोलते हैं कि प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जो प्रशिक्षण की उस प्रणाली पर लागू किया जाएगा जहाँ पर स्कूल और पुस्तक पर वो प्रणाली डिपेंड नहीं करता है। यानी हमारी टीचिंग जो सिस्टम है अगर वो पुस्तक पर और स्कूल पर डिपेंड नहीं करता है, वहीं पर प्रकृतिवाद को लागू किया जा सकता है। शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन के नियम पर आधारित, यानी उसके रियल लाइफ पर वो मतलब कि आधार हो। आगे हम लोग देखेंगे शिक्षा का अर्थ है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब दोस्तों हम लोग बहुत बार ऐसे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकृतिवादी जो विचारक है उनके अनुसार इसका क्या मीनिंग होता है। तो एक यहाँ पर देख सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ये प्रकृतिवादी विचारक है। इन्होंने कहा कि शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया, कैसे किया, शिक्षा का अर्थ जन्मजात शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी जन्मजात शक्तियां हैं, जो जन्म के साथ ही उन शक्तियों को लेकर हमने जन्म लिया, और जो बाहरी जीवन है उसके साथ क्या करना, एक मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, इनका ये मतलब है शिक्षा का। इनके अनुसार शिक्षा में प्रकृतिवाद ने बालों को मुख्य स्थान दिया है, यानी जो बच्चे हैं उनको इन्होंने सेंटर किया है। जैसे आदर्शवाद जो थे वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन बताए थे, लेकिन प्रकृतिवाद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बताते हैं, बालक को केंद्रित किया है। वैज्ञानिक प्रकृतिवाद की देन है। ये बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है आज के बच्चे में, जो साइंटिफिक जो उनके अंदर एक हैबिट क्रिएट हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि ये प्रकृतिवाद की ही देन है। जब उनको बच्चे को नेचुरली अगर हम छोड़ देंगे तभी वो उनके अंदर जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ वो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा। तो प्रकृतिवाद जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति आज के टाइम में इतना साइंस डेवलप किया है, तो बोलते हैं कि केवल देन है प्रकृतिवाद का। अगर हम अपने अनुसार बच्चे को ढालते तो फिर ये चीजें, इतनी सारी चीजें नहीं हो पाती। प्रकृतिवादी विचारक बोलते हैं पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि उनका मानना है कि वास्तविक शिक्षा वही है मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने एवं जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। यानी वो बोलते हैं कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमारा जो मतलब उद्देश्य है उससे वो मोड़कर अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। बोलते हैं कि शिक्षा का मतलब मनुष्य की जो प्रकृति के अनुकूल, यानी हम जिस तरह से इस प्रकृति के अनुकूल हमारा जिस तरह से विकास होना चाहे, हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, उसमें वो हमारी क्या करे, शिक्षा हेल्प कर सके। इस तरह का एजुकेशन होना चाहिए। प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषता या प्रकृतिवाद और शिक्षा। अब हम देखेंगे प्रकृतिवादी जो शिक्षा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रकृतिवादी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। प्रकृतिवाद ने जीवन की प्रचलित कृत्रिमता, बौद्धिकता, ढोंग, निरंकुशता का घोर विरोध किया। यानी जितनी भी मतलब कि आर्टिफिशियल चीजें हैं, बौद्धिकता है, ढोंग, निरंकुश, जितने भी जो चीजें हैं यानी जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, उसका उन्होंने घोर विरोध किया है। और बालों को उसकी शिक्षा उसकी प्रकृति के आधार पर दिए जाने का नारा लगाया है। अब इनके क्या क्या विशेषता हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 देखते हैं प्रकृति का अनुसरण। इनकी शिक्षा का व्यवस्था का मतलब प्रकृतिवादी का जो शिक्षा है इनमें क्या क्या विशेषता है। प्रकृति का अनुसरण, इन्होंने बोला है प्रकृति और लौटो का नारा लगाया, जिसका अर्थ है प्रकृति की ओर लौटो। यानी इसका मतलब कि समाज का वातावरण क्या है, दूषित है, ये बोलते हैं। इसलिए बालक को अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने देना चाहिए। प्रकृति की 2 रूपों में व्याख्या की जा सकती है। इन्होंने प्रकृति की भी 2 रूप में व्याख्या की है, भौतिक प्रकृति एक आंतरिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति प्रकृति का वह बाहरी रूप है बोलते हैं। ये अधिगम के लिए नियम प्रदान करता है। यानी अगर हमें कुछ सीखना हो तो उसके लिए जो बाहरी प्रकृति है, जो हमें जैसे स्कूल में क्या मिलता है, हमें प्रकृति इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है बच्चे को सीखने के लिए, तो वहाँ पर नियम कानून ये सब होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। लेकिन जो आंतरिक प्रकृति है उसका मतलब कि बालक की आंतरिक शक्ति, संवेग, क्षमता से मतलब 2 तरह की प्रकृति की बात इन्होंने की है। भौतिक प्रकृति जैसे स्कूल हो सकता है, घर समाज हो सकता है, जो जहाँ पर कुछ नियम कानून होते हैं, अगर कोई चीज हमें सीखना हो तो वो हमें नियम वहाँ पर प्रदान किया जाता है। लेकिन एक आंतरिक प्रकृति की बात भी उन्होंने की है। आंतरिक प्रकृति का मतलब कि बालक के अंदर जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक जो संवेग है, आंतरिक जो क्षमता है, उसकी बात उन्होंने की है। प्रकृति स्वयं में अध्यापक है। वो बोलते हैं प्रकृति क्या है, खुद ही एक टीचर है। अतः प्रकृतिवादी बालों को विद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कृत्रिम तथा दूषित वातावरण से दूर रहकर
उसको अपने प्राकृतिक वातावरण में विकसित होना देना चाहिए। यानी प्रकृतिवादी बोलते हैं कि हमें विद्यालय या अन्य और भी सामाजिक संस्था हो जो कि जहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया है वातावरण, जो कि बोलते हैं कि वो दूषित वातावरण है, वहाँ से हमें दूर रख करके बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में खुद से ही उसे विकसित होने देना चाहिए। उनकी दृष्टि में सच्ची शिक्षा वही है जो प्रकृति द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करे। यानी कि सच्ची शिक्षा का मतलब वो अपने अंदर जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनके उसको लेकर वो डेवलप हो रहा हो। बालक शिक्षा का केंद्र, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बताया गया है। प्रकृतिवादी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। प्रकृतिवादी बालक को शिक्षा रूपी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानते हैं कि बच्चे सेंटर में होते हैं। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा बालक के लिए है। बिल्कुल, ये तो बात सही है दोस्तों, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है। तो उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि बालक अपनी यानी कि अपनी प्रकृति अर्थात अपनी जन्मजात जो शक्तियां हैं, जो रुचियां हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उन सभी क्रियाओं में वो भाग लेकर बिना मार्गदर्शन के स्वयं ही विकसित हो सके। कोई मार्गदर्शन नहीं, खुद उनके अंदर जो भी इनहेरेंट पावर है उसको लेकर वो आगे डेवलप हो सके। आगे बात करेंगे इनकी एक और विशेषता है, पुस्तकीय ज्ञान का ये विरोध करते हैं। प्रकृतिवादी जो है वो बोलते हैं कि दूसरी विशेषता उनका क्या है कि पुस्तकीय ज्ञान का वो विरोध करते हैं। प्रचलित शिक्षा में बालक को ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं की पुस्तकों को बलपूर्वक रटाकर अपनी ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जाता था। वो बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था कि बच्चों को भाषाओं को रटाकर उनको ज्ञानी बनाया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं। पुस्तकीय ज्ञान का उन्होंने विरोध किया और बोला कि जीवन को क्रियाशील रूप से प्रभावित करके उसे स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। एडम्स शिक्षा के प्रकृतिवाद का अर्थ उन संपूर्ण शिक्षा पद्धतियों से है जो शिक्षालयों और पुस्तकों पर निर्भर न रहकर विद्यालयों के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती हो। ये बताते हैं एडम्स शिक्षा का मतलब। आगे हम बात करेंगे इंद्रिया पर बल, यानी इनका एक और विशेषता है शिक्षा का, ये इंद्रिया पर बल दिए हैं। प्रकृतिवादियों ने इंद्रिय शिक्षण पर विशेष बल दिया है। उन्होंने इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है, जिसका अर्थ होता है कि हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। वो बोलते हैं कि जितने भी ज्ञान है वो इंद्रियों के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जाता है, इसलिए उन्होंने इंद्रियों को बल दिया है। इंद्रियों के माध्यम से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, प्रकृतिवादी बोलते हैं। इसलिए यदि हम सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम ज्ञान को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों को प्रशिक्षित करना होगा। यानी क्या, अगर हम आँख का ठीक है यूज कर रहे हैं, तो अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो सही है गलत है, तो सही देखना चाहिए, गलत को इग्नोर करना चाहिए, जो भी। तो इसको ट्रेनिंग देना होगा अपने इंद्रियों को, कान को, नाक को, जो भी, मतलब ट्रेनिंग देने का मतलब कि उसको इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए कि इसी के द्वारा हमारा ज्ञान क्या हो, प्रभावशाली हो। ज्ञान ग्रहण करके, यानी इंद्रियों के द्वारा जो किया गया ग्रहण किया गया जो ज्ञान है वो प्रभावशाली हो सके। इस संदर्भ में रूसो क्या कहते हैं, शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि ज्ञान का द्वार खोलने के लिए इंद्रिया एक माध्यम है, तो इंद्रिया का यूज करके ज्ञान का द्वार हमें खोलना चाहिए। आगे हम बात करेंगे बालक की स्वतंत्रता पर बल, यानी प्रकृतिवादी जो है बालक को स्वतंत्र छोड़ने की बात करते हैं, फ्रीडम छोड़ने की बात करते हैं। वो फ्रीडम में विश्वास रखते हैं कि बालक को जितना आप अच्छी तरह से मतलब फ्रीडम छोड़ेंगे, क्योंकि उनके अनुसार बालक अच्छा प्राणी होता है। वो बोलते हैं कि बालक जन्म से ही अच्छा होता है, यदि भय और घृणा की सब बातों से दूर किया जाए तो अच्छा ही रहता है। केवल उसको डर और घृणा, दो चीज़ों से अगर दूर रखा जाए तो अच्छा ही हमेशा रहेगा। और वो बोलते हैं कि बालक पर किसी प्रकार का बंधन या प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, जिससे उसका स्वाभाविक जो विकास है उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। प्रकृतिवादी कमेनियस जो है वो बोलते हैं प्रकृति ठीक समय पर काम करती है, वो अपना जिस समय जो काम करना होगा वो कर लेगी, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बालक को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं बालक की प्रवृत्तियों पर बल देते हैं, एबिलिटीज पर, कैपेसिटीज पर, इंटरेस्ट पर। प्रकृतिवादी विचारधारा से पूर्व बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों की पूर्ण अपेक्षा की जाती थी। प्रकृतिवादियों ने बालक की अंत प्रकृति का ज्ञान आज कराना आवश्यक बतलाया है और कहा कि बालक की मूल प्रवृत्ति, आवश्यकता, इच्छा, शक्ति, रुचि, भावना, योग्यता और सीमाओं को समझकर उन्हीं के आधार पर उनको विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी वो बोलते हैं कि बच्चे के अंदर क्या शक्ति है, क्या रुचि, क्या भावना, किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या सीमाएं हैं, उन सभी को समझकर उसी के आधार पर उनको डेवलप होने देना चाहिए। उनके ऊपर कोई अपनी तरफ से कोई आर्टिफिशियल रूल्स नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार प्रतिवादी ने बालक की रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार, यानी कि बालक की जो रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था पर वो बल देते हैं कि बालकों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था के अनुसार बालक पढ़े, ये नहीं होना चाहिए। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें आदि से अंत तक पढ़ना पड़ता है। यानी बोलते हैं बालक को ही, रूसो बोल चुके हैं क्या है
कि बालक खुद ही एक पुस्तक है, उन्हें हमें आदि से अंत तक पढ़ना चाहिए, यानी उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रगतिवादी। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को बालक न समझकर उसे केवल लघु प्रौढ़ का रूप समझाया है। वो लघु प्रौढ़ मानते हैं बालक को, तो जो बोलते हैं कि शिक्षक बालक के मस्तिष्क में अधिक से अधिक ज्ञान ठूसने का प्रयास करता था। प्रकृतिवादी शिक्षा बालक को एक गत्यात्मक प्राणी मानती है जिसका विकास निरंतर होता है। यानी वो बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था कि उसके दिमाग में मतलब ज्ञान ठूसा जाता था, लेकिन ये प्रकृतिवादी जो है वो बोलते हैं कि ये गत्यात्मक प्राणी है, इनका विकास खुद होते रहता है, हमें ठूसने की जरूरत नहीं है। विकास की 4 विभिन्न स्थितियां ये बताए हैं: शैशव, बाल्य, किशोर, प्रौढ़। यानी कि एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन 4 अवस्थाओं की बात की है और बोले हैं कि इन सब में अलग अलग विशेषताएं होती हैं सभी अवस्थाएं में। निषेधात्मक शिक्षा, निगेटिव एजुकेशन, प्रकृतिवादी की विशेषता निषेधात्मक होना चाहिए। J.S. रॉस, निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ निकम्पेपन का समय नहीं, यह गुण की शिक्षा नहीं अपितु अवगुण से रक्षा करती है। इससे सत्य की शिक्षा नहीं होती पर गलती से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। यह मार्ग बालक को उस समय अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई को पहचानने की योग्यता पैदा हो जाएगी। यानी ये बोलते हैं ना कि हमें ये भले मतलब कि अभी ऐसा छोड़ देना चाहिए बच्चे को कि वो अच्छाई को पहचान सके। जब अच्छाई को पहचानेगा तो बड़ा होकर खुद अच्छाई की ओर चलेगा, इसकी वो बात करते हैं। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकृतिवादी जो हैं उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। वो शिक्षा मतलब उनके अनुसार क्या शिक्षा का किस प्रकार से मतलब किस प्रकार का शिक्षा होना चाहिए, उनका क्या उद्देश्य है, एम ऑफ एजुकेशन। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन। प्रकृतिवादी जो हैं वो ये मानते हैं कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब बच्चे जो हैं उनके अंदर आत्म अभिव्यक्ति, आत्म संरक्षण डेवलप हो सके। उनके अनुसार अपना अस्तित्व निरंतर बनाए रखने के लिए अभिव्यक्ति और आत्म संरक्षण आवश्यक है, स्पेंसर बोलते हैं। इसलिए हमारा शिक्षा इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये डेवलप हो सके। दूसरा उनका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। यानी जो व्यक्ति हैं तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस समय वो अपने आप को तैयार कर सके। इस तरह का हमारी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए कि अधिक से अधिक अच्छे इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए कि आगे आने वाले जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनको कुशलतापूर्वक वो सुलझा सके। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया है कि जीवन एक संघर्ष है। वो बोलते हैं जीवन एक संघर्ष है जिसमें केवल समर्थ की ही विजय होती है। जब स्ट्रगल होगा दोस्तों, जब स्ट्रगल वाली लाइफ होगी तो उसमें जो स्ट्रगल को सहन कर पाएगा या उसको हैंडल कर पाएगा वही रह पाएगा, बाकी तो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। प्रकृति भी उसी को एक्सेप्ट करती है जो परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है, जैसे मान लीजिए कोरोना आया, तो उसमें जो लोग उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिए वो बच गए, जो नहीं ढाल पाए वो नहीं बच पाए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बच्चों को उस प्रकार से तैयार करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन की किसी भी समस्याओं को सुलझा सके। मनुष्य को संसार में जीवित रहने के लिए वातावरण से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है तथा निर्बल का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, जो निर्बल होगा, जो वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएगा, वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मानव की उन शक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उसके जीवन संघर्ष के लिए उसको तैयार करे, उसे जीवित रहने के योग्य बनाए। ऐसा शिक्षा होना चाहिए। लेमार्क का कहना है कि शिक्षा का कार्य प्रणाली को अपने आप को, अपनी आदतों को तथा अपने शरीर को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाए जिसकी उसमें क्षमता है। इस प्रकार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण तथा परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार की हमारी शिक्षा होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे वातावरण के साथ अनुकूल करने के योग बनाना। यानी दोस्तों व्यक्ति को विशेषकर प्रतिकूल परिस्थितियों के समक्ष सामना करना पड़ता है। अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यक्ति घबराकर निराश हो जाता है। व्यक्ति में परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी बोलते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती है दोस्तों, तो हम घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में सारी चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन उसमें हमें संघर्ष करने के लिए हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। इसलिए लेमार्क का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को पर्यावरण के साथ अनुकूल करने की क्षमता प्रदान करना, ये हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ताकि वो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल सके और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सके। प्राकृतिक विकास,
प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी शारीरिक क्षमताओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से विकसित करे। यानी जो उसके अंदर प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, उसको डेवलप होने देना चाहिए। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 5 सभ्यता का विकास। शिक्षा का उद्देश्य जॉर्ज बर्नार्ड शो के अनुसार क्या है कि सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी होना चाहिए। उनका कहना है कि मानव एक सर्वोत्तम प्राणी है एवं पशु एक असभ्य प्राणी है, दोनों में सभ्यता का अंतर है। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सभ्य बनाना, परंपरागत संस्कृति का ज्ञान देना, जिससे कि वह अपने देश की संस्कृति एवं अनुभवों का संरक्षण कर विकास कर सके। मानव यंत्र को निपुण बनाना है। इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इनका क्या होना चाहिए, मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाया जाए। यानी मानव को यंत्र समझते हैं और बोलते हैं कि ह्यूमन एक मशीन है, तो इसको परफेक्ट बनाया जाए जिससे वो आगे आने वाले जीवन में अपनी समस्याओं को कुशलतापूर्वक सुलझा सके। वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता एवं सुख की प्राप्ति। शिक्षा का लक्ष्य मानव की वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता एवं सुख को प्राप्त करना है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रेजेंट टाइम में भी सुखी रह सके और आने वाले टाइम में भी वो सुखी रह सके। व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, यानी बोलते हैं कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक का निजी व्यक्तित्व जो है, पर्सनल उसका जो पर्सनालिटी है वो भी डेवलप हो सके। उसके बाद दोस्तों हम ये बात करते हैं मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का दिशा निर्देश। मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति मैकडूगल ने उसे चरित्र का सशक्त आधार बताया है। यानी जो मैकडूगल हैं वो बताते हैं कि जो चरित्र का सशक्त आधार उन्होंने बताया है मौलिक प्रवृत्तियों को। इसलिए इन प्रवृत्तियों का निर्देशन तथा उदारीकरण ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि प्रकृति तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता हो सके। यानी जो मौलिक प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर, जो बेसिक उसकी जो प्रवृत्ति है, उसको क्या होना चाहिए, उसी का आधार बना करके आगे हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह होना चाहिए ताकि प्राकृतिक और सामाजिक उद्देश्य की भी प्राप्ति हो सके। अब किसी बच्चे को जाना है डॉक्टर बनना है, उसको हम जबरदस्ती अगर इंजीनियर बना रहे हैं तो ना वो डॉक्टर बन पाएगा ना इंजीनियर बन पाएगा। तो उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी जो फंडामेंटल उसकी जो कैरेक्टर है उसके आधार पर उसको मतलब दिशा निर्देश देना चाहिए ताकि वो आगे जा करके वो अच्छा बन सके और उससे हमारे समाज का भी उद्देश्य पूरा हो सके। अवकाश के समय का सदुपयोग। प्रकृतिवादी बोलते हैं कि जो छुट्टी का समय होता है उसको सदुपयोग करना चाहिए, इसका समर्थन है। बालक के जो छुट्टी का समय होता है उसका सदुपयोग कैसे कर सके, ये भी मतलब हमें अपनी शिक्षा के अनुसार शिक्षा के द्वारा उन्हें बताना चाहिए। जो बालक की रुचि के अनुसार होता है उसके विकास का अवसर प्रदान कर सके, ऐसी क्रियाओं में उनका समय, वो अवकाश का समय बिताना चाहिए, वो बातें करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बोलते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का उद्देश्य क्या है, आनंदमय, अनुरूप, संतुलित, लाभप्रद, प्राकृतिक व्यक्तित्व का विकास। यानी सिंपल सा कहना क्या है, आनंदमय जीवन हो, सुखमय जीवन हो, अनुरूप यानी कि उसके अनुसार होना चाहिए, बच्चे के अनुसार, अपने अनुसार कुछ भी उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। एक बैलेंसिंग होना चाहिए, हमारे अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे अंदर जो गुण है, जो रुचि इच्छा है और जो हमारे बाहरी वातावरण है उसके साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। इस तरह की बातें करते हैं। अलग अलग परिवर्ती ने अलग अलग शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं। भौतिकता पर अत्यधिक बल देने के कारण उनका उद्देश्य क्या है, भौतिक पक्ष को प्रमुखता दी गई है, जैविक बौद्धिक, जबकि बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास भी जरूरी है। तो दोस्तों आपने ये देख लिया है इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा इनके अनुसार शिक्षा का मीनिंग क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ये दो चीज हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। आगे हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम कि जो प्रकृतिवादी है उनके अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त बीएड सेकंड ईयर में अगर वो हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं, अगर ये टॉपिक ये बुक आपको पढ़ना है यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम अगर आपको पढ़ना है टॉपिक, तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।